नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज जो टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने पेरियोडिसिटी से रिलेटेड है और पेरियोडिसिटी से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं पेरियोडिसिटी से रिलेटेड, आवर्त सारणी से रिलेटेड, और इसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? आवर्त सारणी का ज्ञान होना चाहिए, पूरी याद होनी चाहिए आपको, तभी जाके आप जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से कर पाएंगे। पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं इनमें एक और चीज़ ये ध्यान रखना पड़ती है कि जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको याद रखना ज़रूरी होता है। ओके, एक्सेप्शन से रिलेटेड। और पेरियोडिसिटी में आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपेयर करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करना, साइज़ कंपेयर करना, इससे रिलेटेड साहब क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ आपके सामने जो है एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एटम्स दिए हुए हैं, इनके आप जो है साइज़ को कंपेयर करना है। ठीक है, तो साइज़ को कंपेयर करना है तो मोटे मोटे तौर पर जो है अपन जो है पेरियोडिक टेबल की जब बात करते हैं तो पेरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जब चलते हैं तो साइज़ जो है वो क्या होता है, छोटा होता जाता है ना, साइज़ कम होता जाता है। और टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटम का जो साइज़ जो है वो क्या होता जाता, बढ़ता जाता है, सभी को पता है। तो इसी से रिलेटेड अब यहाँ पर एटम देखो आप, एटम कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कहाँ पर है? ये लिथियम है, ये सोडियम है, पोटेशियम है। टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, है ना, अप टू डाउन चल रहे हैं, तो साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज होता है, बस ये मालूम रखो। तो लिथियम का साइज़ जो होगा, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम स्मॉल होगा किससे? सोडियम से। और सोडियम का साइज़ स्मॉल होगा किससे? पोटेशियम से। लिथियम स्मॉलर देन सोडियम, सोडियम स्मॉलर देन पोटेशियम। नेक्स्ट वेनेडियम, आयरन एंड मैग्नीज। वेनेडियम कहाँ पर? यहाँ पर बैठा हुआ है। आयरन कहाँ पर? यहाँ पर है। और मैग्नीज कहाँ पर? यहाँ पर है। तो वेनेडियम का जो साइज़ है वो जो होगा, वेनेडियम का साइज़, अब इधर से इधर चल रहे हैं तो साइज़ क्या हो रही है? कम हो रही है ना, साइज़ क्या हो रही है? कम हो रही है। तो वेनेडियम का साइज़ ज़्यादा होगा किससे? मैग्नीज से। और मैग्नीज का साइज़ ज़्यादा होगा किससे? आयरन से। नेक्स्ट है नियान, बोरान और बेरिलियम। नियान यहाँ पर बैठा हुआ है, बोरान कहाँ पर है? यहाँ पर है। और बेरिलियम कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, तो इधर से इधर चल रहे हैं तो साइज़ क्या हो रहा है? अपन बात कर रहे हैं क्या हो रही है? कम हो रही है। तो सबसे बड़ा साइज़ किसका हो जाएगा? बेरिलियम का साइज़ सबसे बड़ा होगा। फिर कौन आएगा बेरिलियम के बाद में? फिर आएगा बोरान। और बोरान के बाद में कौन आएगा? नियान आएगा। नियान आएगा, नियान सबसे छोटा होगा। स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम। ये है साहब स्कैंडियम, और ये है इट्रियम, और ये है लेंथेनम। यहाँ पर लेंथेनम। तो अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम, तो स्कैंडियम का साइज़ जो होगा वो कम होगा किससे? इट्रियम से। इट्रियम का साइज़ कम होगा किससे? लेंथेनम से। ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए। टाइटेनियम दे रखा है, जिरकोनियम दे रखा है और हॉफनियम दे रखा है। ठीक है, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम। तो टाइटेनियम का जो साइज़ होगा वो तो कम होगा किससे? जिरकोनियम से। लेकिन जिरकोनियम और हाफनियम दोनों का साइज़ लगभग समान होगा, इक्वल होगा। दोनों का साइज़ लगभग समान होगा ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट संकुचन के कारण जिरकोनियम और हाफनियम का जो आकार है, साइज़ है, वो क्या होता है? लगभग समान होता है। आगे नियोबियम और टेंटेलन में भी यही कंडीशन होती है। तो ये चीज़ हो रही है। फिर आगे है आपके सामने अगला जो है एल्यूमिनियम, बोरान, गैलियम और इंडियम। तो बोरान का साइज़, बोरान का साइज़ कम है किससे? एल्यूमिनियम से। दिख रहा है, बोरान का साइज़ कम है किससे? एल्यूमिनियम से। फिर गैलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम लगभग बराबर है। एल्यूमिनियम और गैलियम लगभग क्या होगा? बराबर है। इसमें गैलियम में क्या हो गया? यहाँ पर जाते जाते क्या होगा? 3D इलेक्ट्रॉन जो है इंटर कर जाते हैं, और 3D इलेक्ट्रॉन इंटर करने के कारण क्या होगा कि जो है इसका गैलियम का साइज़ जो है वो क्या होता जाता है? कम कम हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज़ लगभग बराबर होगा यहाँ पर। ठीक है, और इंडियम जो है इंडियम का साइज़, गैलियम का साइज़ कम होगा किससे? इंडियम से। ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, याद रहेगा ये। चलो और आगे कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन।
आयनिक रेडियस के बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में क्वेश्चन है ये। तो जो आयनिक रेडियस जो होती है वो एक तो इलेक्ट्रो है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए देखते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे जैसे साइज़ जो है, जैसे जैसे साइज़ जो है साहब, जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका जो आकार होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। और साइज़ एटॉमिक नंबर दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। अगर एटॉमिक नंबर कम हो रहा है तो साइज़ क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। एटॉमिक नंबर कम हो रहा है, साइज़ क्या होगी, बढ़ेगी। किसके लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इसका नाइट्रोजन का 9 होता है, इसका ऑक्सीजन का 8 है, 9 है, 11, 12 और ये 13, ठीक है। सबसे बड़ा साइज़ किसका है, सबसे बड़ा साइज़ है, सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन सभी में कितने हैं, 10 है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है तो सभी में इलेक्ट्रॉन कितने, 10 है। N3 माइनस, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 माइनस हो गए तो 7 है ना। इसके पास जो है 7 है इसका एटॉमिक नंबर, 7, 8, 9, 11, 12, 13। तो 7 + 3 कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, 9 + 1 और यहाँ पर पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। सबसे बड़ा साइज़ किसका है, N3 माइनस का। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है साहब, ठीक है। ये ट्रेंडिंग देख लेना आप। एक और ये नीचे वाला देख लो, P3 माइनस, S2 माइनस, Cl माइनस, K प्लस और Ca2+। फास्फोरस क्या, इसका जो एटॉमिक नंबर है फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है, 15 होता है। सल्फ़र 16, 17, 18 और ये 20, 18 नहीं यार, इसका जो है पोटेशियम जो 19, 19, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए कि जिसका जो है एटॉमिक नंबर कम है उसका साइज़ क्या है, बड़ा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए। बस ये देखना, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसका साइज़ क्या है, बड़ा है। तो P3 माइनस, इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है सभी में। कितने टोटल सभी में, इन सभी स्पीशीज़ में 18 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है सभी में। और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसका साइज़ क्या है, बड़ा है। बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है, टॉप टू बॉटम चलते हैं। तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में शेल नंबर बढ़ता है, शेल मतलब पीरियोडिक टेबल में आवर्त जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, पीरियड जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ रही है, और शेल बढ़ रही है तो साइज़ भी बढ़ रहा है, ओके। तो शेल नंबर जैसे जैसे बढ़ेगी, साइज़ वैसे वैसे बढ़ेगा। अब यहाँ पर कुछ आयन के बारे में बात कर रखी है। इन आयन के बारे में, ये गैसीय आयन है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, गैसीय आयन। Li+ का गैसीय आयन है, Na+, पोटेशियम प्लस, Rb+ और Cesium+, ये सभी गैसीय आयन है। सबसे गैसीय आयन में अपन इसकी बात करते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जैसे जैसे अप टू डाउन चल रहे हैं वैसे वैसे साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इन गैसीय आयन के लिए वो कोई कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि वैसे टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, अप टू डाउन चल रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनका जो साइज़ जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा ये। वैसे वैसे F-, Cl-, Br-, F- सबसे छोटा है, फिर Cl-, फिर Br-, और फिर आएगा I-, आयोडीन-, आयोडाइड आयन, ओके। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें जो है, अगर हम बात करें हाइड्रेटेड रेडियस की, किसकी बात कर रहे हैं अपन, अब बात कर रहे हैं अपन हाइड्रेटेड रेडियस की। तो हाइड्रेटेड रेडियस में जो सबसे छोटा आयन है, हाइड्रेटेड मतलब उसके साथ में Li के पास साथ में H2O जुड़ गया, तो जो छोटा आयन होता है उसका जो हाइड्रेटेड रेडियस होती है उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो Li+, फिर क्या आएगा यहाँ पर, ये याद रखना, हाइड्रेटेड रेडियस में इसका अपोजिट हो जाएगा। Li+ की साइज सबसे ज़्यादा है हाइड्रेटेड फॉर्म में, Na+, फिर K+, फिर Rb+ और फिर Cs+, Cesium+। याद रहेगा, ये वाली रेडियस भी याद रखना गैसीय फॉर्म में, और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रेडियस या भी याद रखनी है, ये भी याद रखना है साहब, ओके।
तो एक क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में बनने की संभावना रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ से आगे बढ़े। एक कॉन्सेप्ट ये दे रखा है आपके सामने, कोई एटम है और ये एटम है, न्यूट्रल एटम है, ये इसी का पॉजिटिव आयन हो गया और ये इसी का नेगेटिव आयन हुआ। तो कोई भी एटम है न्यूट्रल कंडीशन में है और उसका जो नेगेटिव आयन है वो उससे क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, है ना, उसका साइज़ बड़ा होगा, और जो पॉजिटिव है आयन है उसका साइज़ हमेशा हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो धनायन का आकार हमेशा उसके मूल परमाणु से छोटा होता है और ऋणायन का आकार हमेशा उसके मूल परमाणु से बड़ा होता है। तो वो की वही बात है, जैसे नाइट्रोजन दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, तो नाइट्रोजन का जो इससे जो नाइट्रोजन का नेगेटिव आयन है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव आयन है वो क्या होगा, छोटा होगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से रिलेटेड भी एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट बनता है और क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में। चलिए, तो पीरियोडिक टेबल को रिमाइंड करना, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे साहब। अब कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चलिए, आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड बात करते हैं अपन। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जब अपन जैसे जैसे किसी भी पीरियोडिक टेबल में अपन इधर से लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, है ना, किधर से चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ये तो रटा रटाया हो गया, लेकिन यहाँ पर याद रखना पड़ेगा आपको। क्या याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शन से याद रखने पड़ेंगे, अपवादों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, तभी आप जो है क्वेश्चन सही करके आ पाओगे। तो इसमें यहाँ से रिलेटेड आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट ले लेना, तो बस सीरियल से लिख देना, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद में वापस से लिख लेना एक बार का, तो आपके पास ये ट्रेंडिंग ये बन जाएगा कि ये जो है क्रॉस में कर देना, क्योंकि बेरिलियम बोरान के पास, बोरान का जो कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो 1s2, 2s2 और 2p1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी बोरॉन की क्या होगी, कम होगी, किससे, बेरिलियम से, क्योंकि बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा 1s2, 2s2 पेयरिंग कंडीशन में, एक अंदर वाली कक्षा में, तो इसके पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होगा बजाय इसके पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बोरॉन की ज़्यादा होगी, किससे, बेरिलियम से, याद रहेगा। नहीं, बोरान की कम होगी बेरिलियम से, बोरान की कम होगी बेरिलियम से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ये ट्रेंड दे रखा है यहाँ पर कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, किससे, बोरान से, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। तो ये वाला यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना साहब आप। यहाँ पर नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, किससे, ऑक्सीजन से। ये क्यों हुआ, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है यहाँ पर, 1s2, 2s2 और 2p3। यहाँ पर अर्धपूरित p ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बजाय ऑक्सीजन के 1s2, 2s2 और 2p4 है यहाँ पर। ठीक है, अपूर्ण p ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीट p ऑर्बिटल है, यहाँ पर हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंडीशन में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, किससे, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है नाइट्रोजन से। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है सेकंड पीरियड में। ओके, याद रहेगा, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। इनको कहीं पर कैसे भी डाल दे, इधर उधर किसी को भी 1, 2, 3, 4 कैसे भी डाल दे कि भैया इनका जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताइए, तो आप जो है इस बेस पर आप आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बता सकते हो। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नोट कीजिएगा इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ज़रूर। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। और कुछ थर्ड पीरियड में भी एक ही बात है, सेकंड पीरियड की बात करी थी, सेकंड आवर्त की। तीसरे आवर्त में भी यही की बात, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन लिख दिया सीरियल नंबर से। ठीक है, फिर इसी में ये जो है क्रॉस कर दो, यहाँ पर एल्यूमिनियम पहले लिख दो, मैग्नीशियम बाद में लिख दो। वो की हुई कंडीशन जो यहाँ पर थी कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं सिर्फ इसमें, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, किससे, एल्यूमिनियम से, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन और फिर आएगा साहब आर्गन। ठीक है,
क्लियर हुआ कुछ? अब बात करें जिससे का आयोनेशन एनर्जी। अगर फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी की बात करें तो बेरिलियम की बोरान से ज़्यादा होगी, बेरिलियम की बोरान से ज़्यादा होगी फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी। ठीक है, बोरान की कम होगी, बेरिलियम की ज़्यादा होगी आयोनेशन एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर इसमें से यहाँ से तो 2p से भी निकल जाएगा इजीली इलेक्ट्रॉन। अब जब सेकंड आयोनेशन एनर्जी की बात जब आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके पास प्रोटॉनों की संख्या तो 5 है ही है, इसके पास 4 है। अब अगले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने की, क्योंकि पेयरिंग कंडीशन में इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस कंडीशन में बेरिलियम की आयोनेशन एनर्जी कम हो जाएगी किससे? बोरॉन से। तो यहाँ पर ये वाला ट्रेंड भी याद रखना आपको, ट्रेंड वाले क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे ट्रेंड वाले। तो यहाँ पर सेकंड आयोनेशन एनर्जी में बेरिलियम की आयोनेशन एनर्जी कम होगी किससे? बोरॉन से, याद रहेगा। चलिए और थोड़े बहुत और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक बोरॉन फैमिली से रिलेटेड, स्पेशली यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा साहब, बोरान फैमिली का एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर अपन सोचते हैं कि साइज़ जो है बढ़ रहा है, और साइज़ बढ़ रहा है तो आयोनेशन एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनकी जब बात करें आयोनेशन एनर्जी की, तो सबसे ज़्यादा जो आयोनेशन एनर्जी है वो तो बोरान की होगी, छोटा साइज है। बोरान के बाद में कौन आ जाएगा साहब? थैलियम आ जाएगा, थैलियम आ जाएगा। और थैलियम के बाद में कौन आएगा? फर्स्ट नंबर पर तो ये आ रहा है, फर्स्ट नंबर पर बोरान आ रहा है, फिर कौन आ रहा? थैलियम, फिर कौन आ रहा? गैलियम, गैलियम के बाद में कौन आ रहा? एल्यूमिनियम, और फिर आ रहा है लास्ट में आ रहा है इंडियम। ये क्रम याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो बोरान की आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? थैलियम से। थैलियम की ज़्यादा होगी गैलियम से, गैलियम की एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम की आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? इंडियम से। ओके, अब यहाँ पे ये है कि थैलियम की ज़्यादा क्यों है इंडियम से साहब? थैलियम की आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों है इंडियम से? तो यहाँ पर लेंथेनाइड एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसमें जो है अट्रैक्शन, इसमें एटॉमिक जो न्यूक्लियस की संख्या है, नाभिक की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी बजाय इंडियम के। तो थैलियम की आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है किससे? इंडियम से, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन के कारण। ओके, गैलियम की आयोनेशन एनर्जी क्यों होती है ज़्यादा भैया एल्यूमिनियम से, जबकि कम होनी चाहिए? गैलियम की आयोनेशन एनर्जी, साइज बड़ा है भैया, तो गैलियम की आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है किससे? एल्यूमिनियम से। ऐसा क्यों हो गया भैया? तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ये। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। 5D वाले इलेक्ट्रॉन, 3D वाले इलेक्ट्रॉन और 4D वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये होता है। किसके कारण होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। जब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात आती है तो उस कंडीशन में, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की जब बात आती है तो उस कंडीशन में आयोनेशन एनर्जी जो है थैलियम की ज़्यादा होती है किससे? इंडियम से। ठीक है, 5D की जो होती है आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है 3D से, और 3D की ज़्यादा होती है 4D से। ये बात भी किसके कारण बोल रहे साहब? ये भी ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना, यहाँ पर भी एक्सेप्शंस। सोचने में क्या सोचते हैं कि भैया 5D आएगा, फिर 4D आएगा, फिर 3D आएगा, लेकिन यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया है तो 5D में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? 3D से, और 3D वालों की ज़्यादा होगी किससे? 4D से। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ कंपेयर वाले क्वेश्चन रहे यहाँ पर आयोनेशन एनर्जी के। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये एक्सरसाइज है। ठीक है, आपके लिए एक्सरसाइज है, जल्दी से ये एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कीजिए। तो सबसे बेरिलियम की जो आयोनेशन एनर्जी, बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ बेरिलियम लिख दो, चलो बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा आयोनेशन एनर्जी किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी यहाँ पर। ठीक है, तो बेरिलियम
देन कार्बन, देन नाइट्रोजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नियॉन दे रखा है यहाँ पर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी तो नियॉन की है, फिर इनमें से किसकी, नाइट्रोजन की है, ऑक्सीजन की तो नाइट्रोजन की होगी, फिर कौन होगा, ऑक्सीजन आएगा लास्ट में। आर्गन, फास्फोरस, फिर सल्फर, हाफ फील्ड है ना साहब ये। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। तो सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर होगी हाफनियम की, फिर टाइटेनियम की और फिर जिरकोनियम की। टाइटेनियम, हाफनियम और फिर जिरकोनियम, सॉरी सबसे ज़्यादा था हाफनियम की, फिर टाइटेनियम और फिर जिरकोनियम। याद रखना, ये भी ट्रेंड आता है एग्ज़ाम में स्पेशली। हाफनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, वही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण हाफनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं कि ट्रेंड देख ले यहाँ पर कि अप टू डाउन चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वही रटा रटाया। एक्सेप्शन देखने ज़रूरी होते हैं। ओके, अगला देखिए आप, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, कैल्शियम से, और कैल्शियम की ज़्यादा होगी किससे, स्ट्रांशियम से। सिंपल वाला है ये। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ठीक है, तो गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है किससे भैया, एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है किससे, इंडियम से। गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर क्या आएगा, इंडियम आएगा। तो ये कुछ अपनों ने ट्रेंड्स के बारे में बात करी है। अच्छे से आप जो है ये वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट कंप्लीट कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके साथियों, तो जो पेरियोडिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको, जब तक आप पेरियोडिक टेबल कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक पेरियोडिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे। पेरियोडिक टेबल आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। ओके, इससे रिलेटेड जो याद करने की ट्रिक्स है वो भी हम बता देंगे किसी वीडियो में। अच्छे से तैयारी कीजिएगा साथियों। जो एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो दिसंबर में होनी है, संभावित है, और जो एमपी शिक्षक चयन परीक्षा है वो पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आएगा फरवरी मार्च में, उसके बाद में हो सकता है अप्रैल मई तक वो चयन परीक्षा हो जाए। तो समय ज़्यादा नहीं है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये साल आप तैयारी को दे दीजिए अच्छे से, और फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने की तैयारी कीजिए कि फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना ही बनना है। तो जो भी साथी पूरा कोर्स जो है पढ़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। पिछली बार जो है काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं एमपी शिक्षक चयन परीक्षा में, जो अभी जॉब में है, हर ज़िले में हमारे स्टूडेंट हैं। आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस बार और कोर्स को और मॉडिफाई कर दिया है। पिछली बार जो है टेस्ट जो है वो एक वीडियो के माध्यम से टेस्ट दिए थे, है ना, पीडीएफ के माध्यम से टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करवाई थी। इस बार टेस्ट सीरीज़ जो है पीडीएफ के माध्यम से नहीं, एक जो एडवांस जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, टेस्ट जो दूसरे एप्लीकेशन पर आप देखते होंगे, जिसमें आपको जो है टेस्ट देते हैं सारी स्कोरिंग पता चल जाए, कौन सा क्वेश्चन सही है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो उस तरीके से भी टेस्ट सीरीज़ दे रखी है। तो कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ जो है अलग से भी अवेलेबल हो जाएगी और पूरी तैयारी करवाई जाएगी अच्छी तरह से। ओके, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ताकि आप जो है अपना सिलेक्शन फिक्स कर पाए। ओके, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।